चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग देखिए जनसंख्या भूगोल इसमें पढ़ रहे हैं, और जनसंख्या भूगोल में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सिद्धांत और मॉडल से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ लिया था यहाँ तक। ठीक, अब आगे जो पढ़ना हम लोगों को वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है कि भारत में कैसे जनसंख्या भूगोल डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक ना, तो इसी को देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका विश्व के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड पैटर्न पर हो जाएगा एक आपका, और दूसरा हो जाता है आपका इंडियन पैटर्न पर हो जाता है। दूसरा आपका इंडियन पैटर्न पे, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जनसंख्या भूगोल का विकास कब से शुरू हो रहा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 1953। कब से है? तो उत्तर क्या होगा आपका? क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का जो जनसंख्या भूगोल का जो विकास है कब से स्टार्ट हुआ, तो क्या बताएंगे आप लोग? 1953। किस देश से हो रहा है, तो वहां पे क्या नाम आएगा? यूएसए का है। कहां से है? यूएसए से ये शुरू होती है ये। और इसी को जो एक नवीन शाखा के रूप में जो इसको जोड़ने वाले हैं यहाँ के जो भूगोल वेता थे, ग्लेन त्रिवार्था, ग्लेन त्रिवार्था थे। इस नाम को ध्यान में रखिएगा, ग्लेन त्रिवार्था बहुत फेमस नाम है। 1969 में इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक आती है, ए पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड पैटर्न। क्वेश्चन ये भी आ चुका, आपका पूछा गया है। ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न के नाम से। ठीक, कब लिखी गई है, तो उत्तर क्या होगा? 1969 पर है ये। इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थापित करने का प्रयास किया था। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका था कि कौन सा भूगोल वेता है जो कि जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक ढंग से विकसित करने का प्रयास किया है, तो क्या उत्तर बताएगा? आएगा आपका जी त्रिवार्था या ग्लेन त्रिवार्था। और इसी उपाधि की वजह से इनको जो नाम दिया जाता है फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इन्हें क्या नाम दिया जाता है? फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहां से देखिए हम लोगों ने 4 पॉइंट लिखे हैं और चारों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं कि विश्व में कब स्टार्ट हो रहा, तो क्या बताएंगे? 1953। किस देश से हो रहा, तो यूएसए से हो रहा है। कौन स्टार्ट करते हैं, तो ग्लेन त्रिवार्था करते हैं। पुस्तक का नाम इनकी कब आती है? 1969 में इनकी प्रकाशित होती है। पुस्तक का नाम क्या है? ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न। और इन्होंने सबसे पहली बार जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध सिस्टमैटिक रूप में डेवलप करने का प्रयास किया, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, नाम दिया गया है ये। इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी 2 भागों में लिखी थी। एक था, इसमें 2 फीचर्स मिलते हैं। एक है भूतकालीन जनसंख्या से रिलेटेड जो बीत चुका है, यानी पिछला यानी पुराना जो डाटा है वो है। और दूसरा जो इनका आता है जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षण का है ये। जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षण, या सिंपल भाषा में इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये जो पुस्तक जो लिखी गई थी
एक भूतकालीन जनसंख्या को शो करती थी, एक क्या है वर्तमान की जनसंख्या को शो करती थी। जो वर्तमान का होता था मतलब जनसंख्या के सभी प्रकार के जो लक्षण होते थे उससे संबंधित था। और यही काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन देखिए क्या आया था कि इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जनसंख्या के सभी प्रकार के जो लक्षण थे, एक था आपका जैविक लक्षण था इसमें, तो जैविक लक्षण में जैसे देखिए हम लोग बर्थ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं, आयु संरचना से रिलेटेड बात करते हैं, है ना, कि 1000 पुरुषों के प्रति यानी व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं उसकी बात करते हैं, ठीक। और वहां पे कितने लोग मर रहे हैं उसकी बात करते हैं। और आयु संरचना से रिलेटेड कि शिशु से रिलेटेड कितने हैं, यंग एज कितने हैं, और वृद्धावस्था से रिलेटेड कितने हैं, इन सब की बात आती है। इसी में एक लक्षण और आता है, लिंगानुपात आता है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। ये 4 हैं आपके किससे हैं संबंधित, आपके जैविक लक्षण से संबंधित हैं। तो इनका जो पुस्तक है आपका जो 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी एक क्या कहता है कि भूतकालीन जनसंख्या को पैटर्न को शो करता है, दूसरा क्या है जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षण की बात करते हैं। और जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षण में एक होता आपका जैविक लक्षण है और दूसरा आपका है सांस्कृतिक लक्षण है। वो दूसरा है सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक लक्षण में हम देखें किन किन विषयों पे बात करते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व से संबंधित। और फिर दूसरा इसी में आपका आता है कि साक्षरता से रिलेटेड। तो ये इन सब से रिलेटेड ऐसे हम लोग बात करते हैं। तो इसका इतना ऐसे क्या करिएगा, कागज को बना लीजिएगा, है ना। पहले क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट करेंगे आप वर्ड पैटर्न के रूप में और दूसरा पार्ट है आपका इंडियन के पैटर्न के रूप में। दोनों रूप में हम लोगों को पढ़ना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में उससे संबंधित भी पढ़ना है। तो वर्ड पैटर्न की बात करें, पहला हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि 1953 में सबसे पहली बार कि जनसंख्या भूगोल को यानी एक शाखा के रूप में यहाँ पे डेवलप करने की बात करते हैं। और करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं आपके, यूएसए के भूगोलवेता है ग्लेन ट्रिवार्था, या शॉर्टकट में नाम दिया जाता है जी ट्रिवार्था नाम दिया जाता है। 1969 में इनकी पुस्तक आती है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, वर्ड पैटर्न आती है, बहुत फेमस पुस्तक होती है ये। और इस पुस्तक को इन्होंने क्रमबद्ध के रूप में सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का प्रयास किया था और क्रमबद्ध के एक शाखा के रूप में डेवलप करने का इन्होंने प्रयास किया जनसंख्या भूगोल को, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। और यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक आपका भूतकालीन जनसंख्या और दूसरा क्या है जनसंख्या के सभी प्रकार के लक्षणों की बात करते हैं। जहाँ पे लक्षण की बात करें तो इसी में एक आपका जैविक लक्षण होता है, एक है सांस्कृतिक लक्षण होता है। जैविक लक्षण में जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, लिंगानुपात, और वहीं पे सांस्कृतिक लक्षण में हम लोग जनसंख्या घनत्व और साक्षरता से संबंधित, या ये कह सकते हैं इसी में आपका धर्म से रिलेटेड जो जनसंख्या होती है वो, भाषा से संबंधित, है ना। तो धर्म से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म के आधार पर जनसंख्या को डिवाइड करना, भाषा के आधार पर जनसंख्या को डिवाइड करना। इसी में आपका है प्रवास से रिलेटेड भी आएगा, प्रवास है, व्यवसायिक और आर्थिक। तो ये सब आपके जो लक्षण मिलते हैं किस पे, आपके सांस्कृतिक लक्षण दिखाई देंगे। आता है क्वेश्चन ऐसे कि दे दिया जाएगा प्रवास, प्रवास निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, या ऐसे दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन है जो कि जैविक लक्षण नहीं है, कौन सा है जो कि सांस्कृतिक लक्षण के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक। इसको आप भी चालू कर लीजिएगा अपना यूट्यूब पे, है ना, प्लेलिस्ट उस पे देखिए बनी होगी।
ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट इसी के क्रम में देखिए जो विकास होता है क्लार्क महोदय से होता है। फिर इनकी देखिए जो सबसे बड़ी उपमा आती है कि ये जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति मिलती है। ये इनकी जो पुस्तक आती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1972 में प्रकाशित होती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। एक सबसे जो देखिए इंपॉर्टेंट और खास जो है कि सबसे कंफ्यूज जो होता है कि जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या भूगोल पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है, अब उसमें जो कंफ्यूजन होता है बच्चा दो पे होता है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी इसको लगाएं, ए ज्योग्राफी और पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न है कि उसको लगाएं। क्योंकि देखिए जो वो वाली पुस्तक आती है ग्लेन टिवार्था की 1969 में आती है, ए ज्योग्राफी ऑफ है पॉपुलेशन वर्ड है पैटर्न। अब बताइए दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े, ये बताइए कि इन दोनों में से जनसंख्या भूगोल पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है, किस पर यानी लगाना उचित समझेंगे। नहीं, शोध पत्र तो 1924 में इनका आया था। ठीक है, पुस्तक तो दोनों है, ठीक ना, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या भूगोल पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये आपका सही है, लेकिन अगर इसको आप लगाते हैं गलत हो जाता है ये उत्तर। ध्यान रखिएगा कि 1969 में तो आ गई थी इनकी पुस्तक, है ना, लेकिन बात आती है कि प्रथम पुस्तक जो लिखी गई थी आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1972 वाली, इसको माना गया। क्यों माना गया है कि यहाँ पर क्या है बिल्कुल सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध रूप में जिस होना चाहिए, यानी उसी को व्यवस्था यानी करते हैं हम लोग। जैसे देखिए एक आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी और फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसे कहा गया है, दोनों में अंतर है, ठीक ना। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है, हिकेटियस को कहा गया, और फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इरेस्टोथनी। तो इरेस्टोथनी उससे ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने व्यवस्थित ज्योग्राफी उनकी सबसे पहले पुस्तक आ जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी गई, तो क्लार्क महोदय की लिखी जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी लगाएगा। इसको आपने मत लगाइएगा, देखने में लगेगा ये राइट है लेकिन राइट आपका नहीं है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका ये है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर लिखी पुस्तक कौन सी थी। नहीं, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी हमेशा किसको लगाएंगे, ग्लेन टिवार्था को लगाना है, ठीक है ना। और जनसंख्या भूगोल पर जो लिखी प्रथम पुस्तक है वो किसकी आएगी, क्लार्क महोदय की आएगी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक, ये दो चीजें हैं। इसी के क्रमबद्ध में आगे आते हैं वी जेलेंस्की आते हैं। इनकी बहुत है फेमस पुस्तक आती है ए प्रोलॉग ऑफ ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन्हीं से रिलेटेड एक सिद्धांत ही पढ़ते हैं हम लोग, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। किसने दिया था, इसी से रिलेटेड है जेलेंस्की का। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। आगे जब हम लोग प्रवास पढ़ेंगे, प्रवास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जनसंख्या में, ठीक, तो वहां पे इसे सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, जेलेंस्की से रिलेटेड आती है ये।
ठीक, इसी क्रम में वध में देखिए एक और आता है आपका कि कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने सबसे पहले जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया था। जनसंख्या शब्द की बात करें, पॉपुलेशन शब्द, तो बेकन महोदय का था ये, ध्यान रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे, तो उत्तर क्या होगा, फ्रांसिस बेकन थे। 1612 ईस्वी में ये प्रयोग किया था इन्होंने, 1612 ईस्वी में प्रयोग किया था ये, ठीक। और फिर इसका वेंडी का एक भूगोलवेत्ता और है आपके, वेंडी का। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि सन 2002 में ये जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था से रिलेटेड है ना, वहां पे बात करते हैं, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से संबंधित है इनका। द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत तो किसका है, वेंडी का है, यूएसए के भूगोलवेत्ता ये भी हैं। तो लेटेस्ट आपका है इनका शोध पत्र, ठीक है, कब के हैं, सन 2002 के हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है, वेंडी का। तो इनका इंपॉर्टेंट क्या है, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक ना। फिर इसी में देखिए एक और आता है अनुकूलतम जनसंख्या से रिलेटेड, है ना, कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ऑप्टिमम पॉपुलेशन जिसे कहते हैं हम लोग। अनुकूलतम जनसंख्या, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब क्या है कि जिस अनुपात में जनसंख्या है उसी अनुपात में अगर संसाधन है तो उस देश की जनसंख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अनुकूलतम कहा जाता है ना, कि जिस अनुपात में वहां पे संसाधन है वो, और जिस अनुपात में क्या है वहां पर कि पॉपुलेशन है वो, है ना। जैसे देखिए अनुकूलतम इनकम की बात करते हैं, ऑप्टिमम इनकम की आती है, तो इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति की यानी उतनी इनकम है कि अपने घर का पूरा बढ़िया से सरवाइव कर ले सकता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अनुकूलतम से रिलेटेड है। अगर किसी के पास सदस्य ज्यादा है और इनकम कम है तो इसे क्या होगा, न्यून, है ना, इसे क्या कहें, न्यून इनकम से रिलेटेड होगा, न्यून आय से रिलेटेड हो जाएगा। और किसी के पास ये क्या, इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन उपभोग करने वालों की संख्या क्या है, कम है, ऐसे भी परिवार मिलेंगे आपको, है ना, तो इसे क्या होगा, अधिक के, है ना, एक्सेस इनकम कहेंगे इसी को। तो यहीं से देखिए एक आता है आपका अनुकूलतम जनसंख्या से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या होगा, संसाधन और जनसंख्या के अनुपात की बातें करते हैं ये, ठीक। तो अब इससे रिलेटेड देखिए क्या है कि एक आते हैं आपके डाल्टन महोदय आते हैं इसमें, जिन्होंने इससे रिलेटेड क्या है, एक सूत्र का भी दे दिया है, क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुकूलतम जनसंख्या से रिलेटेड जो सूत्र का प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो डाल्टन महोदय ने किया था। तो यहाँ पे इन्होंने जो सूत्र दिया था m = a-o में, ठीक, यानी इनका मतलब क्या था कि जिस अनुपात में हमारा संसाधन है उसी अनुपात में क्या रहता है, हमारा पॉपुलेशन रहता है, तो वहां की यानी जो सरवाइव करने के लिए क्या होगा, वो काफी हद तक ठीक रहता है, उसी का यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करते हैं। इसी में एक और आते हैं जो नाम आते हैं आपके, सिज्विक महोदय आते हैं ये, सिज्विक महोदय, और एक आते हैं एडविन कैनन, एडविन कैनन। तो तीन लोगों को ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या से रिलेटेड तीन लोगों को, विद्वानों का नाम रखना है, किसका किसका, डाल्टन का, और दूसरा किसका है, सिज्विक महोदय, और तीसरा किसका आएगा आपका, एडविन कैनन। ये तीन लोग हैं जो कि जनसंख्या के ऑप्टिमम की ये बात कर रहे हैं ये। फिर इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुकूलतम जनसंख्या की जो मूल संकल्पना है ना, जो एक्चुअली इसका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो वहां पे सिज्विक महोदय थे। मूल
संकल्पना का जो प्रतिपादन किसने किया था? शिवजी महोदय ने। और बाकी लोगों ने इन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया है और एडविन कैनियन ने क्या इसका विकास करने का बात किया था ये। ठीक, तो 3 लोगों को इसमें ध्यान में रखना है ये। ठीक, अब इसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखिए हम लोग, ये तो देखिए क्या वर्ड से रिलेटेड, आपका वर्ड पैटर्न से रिलेटेड है। अब जो दूसरा पार्ट आता है कि भारत में कैसे डेवलप हुआ है, किस तरह से इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हो रहा है जनसंख्या से रिलेटेड, उसकी अब हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इसका दूसरा पार्ट है, देखते हम लोग कि यहाँ तक नोट कर लिए सभी लोग। तो जितने देखिए पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं सबके सब पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ से इतना अगर आप इसको कर लेंगे तैयार जो अभी तक है, एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपका पूछा जाता है हमेशा, चाहे टीजीटी से रिलेटेड हो, पीजीटी से है, और नेट का तो पूछिए, नेट में तो भरपूर है बहुत, है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है नेट में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, और परीक्षा भी नजदीक है ना। तो दूसरा पार्ट देखते हम लोग आते हैं कि भारत में जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड उसका विकास का स्तर क्या है, कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। देखिए भारत की अगर बात करें हम लोग, तो भारत में सबसे पहली बार जो मौर्य काल आता है वहां पे यानी जनसंख्या से रिलेटेड इसका अभिष्ट लक्षण दिखाई देता है, जो कि कौटिल्य की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। उसी में क्या है, उसी में क्या आता है कि जनसंख्या से रिलेटेड यानी हम लोग सबसे पहली बार, है ना, जो इसका रूपरेखा दिखाई देता है, तो कहां पर आपका इंडियन ज्योग्राफी है ये दिखाई देगा, तो मौर्य काल में आपका ये मिलता है ये। फिर इसके बाद आगे चल करके देखिए आता है मुगल काल में अब्दुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक आती है आईने अकबरी, अबू फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। तो वहां पर भी क्या है कि जनसंख्या के से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें वहां पे हल्की फुल्की नजर आती है ये। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए जो आधुनिक काल, ये तो प्राचीन से रिलेटेड, आपके प्राचीन में आपका क्या हो जाएगा? कौटिल्य से रिलेटेड। मध्यकाल क्या हो जाएगा आपका? अबुल फजल। और फिर आधुनिक में आते हैं, तो आधुनिक में सबसे पहली बार देखिए जो पैटर्न आपका मिलता है इसका 1865 से लेकर के 1872 के समय में। रिटर्न का कार्य है कैसा है? लिटन का है, लिटन का सॉरी, है ना, इसका है नहीं, रिपन तो बाद में आएंगे सर, इसके बाद आएंगे 82 वाले में है। तो लॉर्ड लिटन का आता है। तो लॉर्ड लिटन ने इन्होंने क्या है कि सबसे पहली बार कि भारत की जनगणना से रिलेटेड यानी बात किया था, है ना, भारत की जनगणना। तो पहली बार क्वेश्चन आया है कि इंडिया की जो पहली जो जनगणना है कब स्टार्ट हुई थी? तो 1872 की थी आपकी। मेयो के थे, अच्छा, लॉर्ड मेयो 1872 में सबसे पहली बार क्या हो रहा था कि जनसंख्या की गणना की बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए क्रमबद्ध रूप में नहीं है, है ना। तो अगला देखिए आपका है रिपन की बात आती है। रिपन, ठीक, रिपन ऐसा एक पहला व्यक्ति है जिसने क्या किया था कि 1881 से सिस्टमैटिक तरीके से कि अब हम लोग क्या होगा कि प्रत्येक दशकीय जनगणना करवाएंगे, ठीक ना, प्रत्येक क्या होगा? दशकीय जनगणना होगी। दशकीय जनगणना होगी, ठीक। तो अब इस आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सन
2001 की जो जनगणना है वो कौन से क्रम के रूप में आती है? जो क्वेश्चन आपके आए हुए अभी तक कि अगर 1881 में पहली जनगणना हुई है क्रमबद्ध रूप में, तो ये बताइए कि सन 2001 की जो जनगणना होगी वो कौन सा क्रम होगा? अब ऑप्शन दे देगा, 10वां क्रम है, 11वां क्रम है, 12वां क्रम है, 13वां क्रम है, 14वां क्रम है या 15वां क्रम, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। तो है देखिए कि आपका ये बिल्कुल एक रीजनिंग है, ये आपका ये क्या हो गया? रीजनिंग है ना, कि अगर सही से आप इसको एक सिस्टम से अगर लिख लेते हैं तो राइट आंसर आप ऐसे पा जाएंगे आप। कि अगर है पहली जनगणना आपकी देखिए हो रही है कि 1881 में हुई है, दूसरी कब हुई होगी? 91 में हुई होगी, फिर तीसरी कब हुई? 1901 में, फिर 11 में, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, सन 2000 पहुंच गए हम लोग। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि नहीं, उसको क्रमबद्ध के रूप में नहीं है, सिस्टमेटिक में नहीं करते नहीं। तो पहले जो जनगणना आपका है वो लेकिन क्रमबद्ध के रूप में नहीं, जब क्वेश्चन आता तो स्पष्ट लिखा रहता है उसमें। अगर पहली बार आ जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी तो आप 72 लगाइएगा, ठीक। हाँ, प्रयास से रिलेटेड, यानी आपको लगेगा उसमें कि एक जो क्वेश्चन जो पूछने का जो पूछा जा रहा है ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी की कहीं ना कहीं संभाविता की बात आएगी, झलकेगी वो। तो यहाँ से देखिए सिस्टमेटिक तरीके की बात करें तो जो 2001 की जनगणना थी कौन से नंबर पे आ रही है, तो उत्तर क्या होगा? 13वां आपका राइट आंसर है। और यही नहीं, फिर सन 2011 की जो जनगणना वो भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा है? और अब लेटेस्ट वाला है, ये बता दी, पूछ लिया जाएगा जो इस समय वर्तमान में जनगणना की जा रही है ये कौन सी भी है, तो क्या हो जाएगी? 15वीं है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टाइम में ये 15वीं है जो कि प्रेजेंट टाइम में की जा रही, इसी का डाटा बना, बाकी हो सकता है 2025 में आ जाएगा डाटा आपका ये। तो इसको यानी क्रमबद्ध के रूप में इसको जानते रहेगा। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि लॉर्ड मेयो और रिपन के प्रयास से आधुनिक काल में जनसंख्या से रिलेटेड यानी बात आ गई, लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या भूगोल को पढ़ाया जा रहा है ना। अभी भारत में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं है कि जहां पर जनसंख्या भूगोल को पढ़ाया जा रहा हो, ठीक। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में पा जाए कि कौन सा देश है जो सबसे पहली बार जनसंख्या भूगोल को विश्वविद्यालय के स्तर पर लागू किया था, तो यूएसए बताएंगे आप लोग, तो ग्लेन त्रिवार्था ही यानी जो कि पीजी स्तर पर ले आने का प्रयास करते हैं। भारत की बात करें हम लोग कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो जनसंख्या भूगोल को विकास किया है, डेवलप किया है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है आपका? चंडीगढ़। वहां पर इसको डेवलप करने वाले प्रोफेसर कौन थे? जी घोषाल, गुरुदेव सिंह घोषाल, ठीक ना। तो उनका भी नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर गुरुदेव सिंह घोषाल, या शॉर्टकट में इसी को जी घोषाल के नाम से जानते हैं ये, ठीक। तो अगर भारत की बात करें कि भारत में पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जन्मदाता हैं, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया किसे कहा गया है? तो जी घोषाल, ठीक। ये किसके शिष्य थे? तो उत्तर क्या होगा? त्रिवार्था के शिष्य थे ये, है ना। यूनिवर्सिटी यानी यहाँ पे इन्होंने यूएसए से यानी सभी पढ़ाई की थी ये, ठीक। और इन्होंने सबसे पहली बार इसको क्या है, शोध के रिसर्च के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है ना। यानी इससे पहले अगर देखा जाए कि घोषाल से पहले कि भारत में कोई जनसंख्या भूगोल से पीएचडी या डीफिल कोई करता था तो उत्तर का कोई नहीं करता था ये। इनके अंडर में जो प्रथम रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने पीएचडी किया था वो कौन थे? आरसी चांदना थे ये, आरसी चांदना प्रथम इनके रिसर्च स्कॉलर के रूप में आते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए फादर ऑफ
पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया की बात करें, अगर घोषाल का नाम नहीं आता है तो उत्तर अगर चांदना आ जाता तो चांदना आप उसको राइट कर देना है, क्योंकि इन्हीं के शिष्य हैं ये। ठीक, तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि 1960 के दशक में, 50 के दशक की बात करें तो वहां पर यूएसए में आ गया है, और 60 के दशक में कहाँ आ रहा था, भारत में धीरे धीरे इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रोफेसर गुरुदेव सिंह घोषाल के द्वारा ये लाया जा रहा है ये। ठीक, और आरसी चांदना है जो कि इनके प्रथम रिसर्च स्कॉलर के रूप में डेवलप होते हैं। तो यहां तक तो बात तो समझ में आ गई होगी सारी। अब देखिए जो सबसे मेन चीज है जो हम लोगों को करना है वो क्या है, 15वीं डाटा को लेकर के करना है ना। ये 15वीं डाटा जो इस समय किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो, और फिर इसके बाद सन 2001 और सन 2011 का तुलनात्मक करके पूछा जा रहा है जो प्रेजेंट टाइम में है ना। अभी देखिए जो पेपर आप 2023 का जो नेट का पेपर हुआ है उसमें क्या है, सन 2001 और सन 2011 के आंकड़ों का 4-5 क्वेश्चन तुलनात्मक करके पूछा गया है। तो जब देखिए वहां पे इस तरह से पुराने डाटा को उठाया जा रहा है तो दिन दूर नहीं है कि टीजीटी में भी उठाएगा ऐसा, क्योंकि इंडिया का डाटा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको यानी काफी डेवलप के रूप में पढ़ना हम लोगों को है ना। तो इस तरह से इसको तुलना करके हम लोगों को पढ़ना जरूरी है वहां पे। इसी में एक आता है, दो तरह के डाटा होते हैं, एक प्रोविजनल डाटा होता है और एक कैसा होता है, फाइनल डाटा होता है। एक कैसा होता है, फाइनल। पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था डाटा और उठा के कौन सा पूछा था, प्रोविजनल डाटा को उठा के लेके पूछ लिया था और सबके सब यानी बिल्कुल 99% लोगों का यानी गलत हो गया था आंसर ये। हाँ, ठीक, यानी हम लोग सोचे नहीं थे कि प्रोविजनल डाटा को उठा करके पूछ लेगा ये, कि चलो वो तो शुरुआत में पूछा जाता है, लेकिन वही है ना कि कहा जाता है कि इसको हम लोग अगर कहें कि अगर अलग अलग चरणों में हो रहा है और सबको एक तरह से इक्वलिटी कर दिया जाए तो ये नहीं हो सकता है। किसी में फाइनल डाटा पूछ लेगा तो आसान हो जाएगा सबके लिए। अब लिंगानुपात पूछ लेगा आपको कि बताइए कि लिंगानुपात इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, बता ले जाएंगे कितना है? 900 43। लेकिन अगर इसी को अब देखिए, अब इसी को क्या है बोल दिया जाएगा कि ओरिजिनल डाटा के अनुसार 2011 की जनगणना का लिंगानुपात बताइए, तब क्वेश्चन आ गया। नहीं है तो वही क्वेश्चन कि भाई लिंगानुपात सेक्स रेशियो पूछा है, लेकिन डाटा कौन सा पूछ लिया, ओरिजिनल पूछ लिया। तो दोनों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है ये। प्रोविजनल जैसे देखिए आप लोग डिग्री लेने जाते हैं ना, डिग्री यूनिवर्सिटी से लेने जाएंगे तो एक फाइनल डिग्री होती है तो वो आपके 2-2.5 महीना टाइम ले लेता है, प्रोविजनल आपका 2 से 3 दिन में दे देता है कि सर ऐसा है प्रोविजनल दे दीजिए आप। तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती है केवल, वो बना करके दे दिया जाता है ना, साइन ऑन करके। ठीक, वो क्या होता है कि इसी के बेस पर आपका ये प्रोविजनल है, इसी के बेस पर आपका फाइनल यानी है, उसी की रूपरेखा है। लेकिन एक काम चलाऊं है, स्थायी नहीं है, केवल 6 महीने के लिए मान्य है। 6 महीने के बाद अगर आपको फाइनल डिग्री नहीं सबमिट किए तो आपका जो नियुक्ति होगा वो कैंसिल मान लिया जाएगा ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी 2 से 2.5 महीने लेता है टाइम, वापस को दे देता है वो। ठीक ना, तो प्रोविजनल शब्द वहीं से आता है आपका ये। प्रोविजनल डाटा चेंज हो जाएगा, प्रोविजनल डाटा बिल्कुल बिल्कुल। प्रोविजनल है, स्थायी नहीं होता है कि लगभग आपका संभावित है, उसी के इर्द गिर्द है वो। ठीक है ना। जैसे देखिए भारत की अगर जनगणना की बात करें, भारत की जनगणना, अब चूंकि अभी तक देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, आपकी 14वीं जनगणना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा भी आपको इसी का ही मिलेगा। ठीक है ना, कि जो डाटा भी आपको मिल रहा है कहीं पर भी न्यूज में मिल रहा है या बुक में मिलेगा या यूट्यूब पे कहीं पर भी या
गूगल पे, वो आपको कौन सा मिलेगा आपका 14वीं डाटा ही मिलेगा, 15वीं अभी आपका कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ ये है कि 15वीं से रिलेटेड क्या क्या रूपरेखा बनाई जा रही है, कैसे कैसे किया जा रहा है, उसका प्रोसेस पूछ सकता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। जैसा देखिए इस समय गाँव में सब लोग पहुंच रहे हैं जनगणना वाले, ठीक, पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है ना। तो उसमें आपका इसको भी देखिए शामिल किया गया है कि एनईपी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी तक क्या होता था कि 6 साल या उससे ऊपर के बच्चों को एजुकेशन में शामिल किया जाता था, 6 वर्ष या उससे ऊपर को यानी किया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखिए क्या है, अब केजी अपर केजी की बात कर रहे हैं, यानी 4 साल से ही क्या कर रहे हैं, 3 साल के बाद यानी चौथे साल से ही यानी बच्चों के लिए शिशु स्कूल यानी चालू कर दिया गया है। तो ये आपका एक नया रूप चेंज हो रहा है। तो ये भी आपका डाटा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक। तो जब देखिए आपका ये भारत की जनगणना 14वीं हुई थी सन 2011 में, तो वहां पे जो डाटा आए थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो एक था आपका प्रोविजनल और दूसरा क्या होगा आपका ये फाइनल। नहीं 31 में नहीं, 25 तक आ जाना चाहिए वैसे रिपोर्ट, बहुत ज्यादा है। नहीं वो देखिए इसमें अगर डाटा नहीं किया जा रहा उसके पीछे रीजन क्या है, हर चीज को समझिए, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं क्या डिप्लोमेसी है। अभी वो जनगणना की रिपोर्ट कर देंगे, विपक्ष हमेशा हावी हो जाएगा कि ऐसा जातीय जनगणना ले आइए आप सामने, और जातीय जनगणना की बात आ जाएगी तो सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। और सन 2025 में जो इनका जो सबसे मूल उद्देश्य है आरएसएस का 100 शताब्दी ईयर घोषित करने की, वहां पर क्या उहापोह मच जाएगा। तो ये क्या है, उसको यानी पहले सेलिब्रेट करना चाहते हैं और फिर आपका डाटा वो कंप्लीट कर दीजिए। हर चीज का एक मकसद है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है ना। अगर ये सरकार इस समय डेट इसको लॉन्च करने में 2 साल 3 साल अगर देरी कर रहा था, सबसे बड़ा यही चीज आपका मेन कारण है। हाँ, हर चीज का रीजन जानी गई है, क्योंकि जातीय जनगणना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और हुई तो श्योर है यानी विपक्ष से हावी हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या होगा, 2 प्रकार के डाटा रहेंगे, एक आपका प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है अस्थायी, और ये क्या होता है आपका स्थायी। जैसे डिग्री होती है आपकी, एक स्थायी होती है 6 महीने की वैलिड, और जब बन जाती है वो फाइनल हमेशा क्या रहता है, हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है फिर वो, ठीक। अब इसके अनुसार देखिए कुछ डाटा अगर देखें हम लोग कि आपकी जो सन 2011 की जनगणना थी, वहां पे देखिए कितना आपका दे रहा है रिपोर्ट, आपका 121 करोड़ 0193,422, ये आपका है अनंतिम आंकड़ा है। और अंतिम आपका जो आया था इसी का संशोधन करके 1210,569,573। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि जो प्रोविजनल आपका आया है तो देखिए 121 करोड़ तो ठीक है, लेकिन इसके बाद की यानी देखिए क्या होगा, चेंजेस हो रहा है ये, उसके बाद की चेंजेस हो रहा है ना। तो हालांकि ये इतना ज्यादा है कि इतना लेंदी डाटा आपसे नहीं पूछा जाता है। पूछता किससे है, जनघनत्व से पूछता है, या लिंगानुपात से पूछता है, या तो साक्षरता से पूछता है ये, ठीक है। तो ये तो आपका ये एक्चुअली जो डाटा था ये आपका है कि इसकी जनगणना के अनुसार कितना था आपका 121 करोड़ आपका लमसम आपका था ये। दूसरा आपका है लिंगानुपात की बात करें हम लोग, कौन सा, हाँ ये तो फाइनली तो लिखा है, नहीं फाइनली अस्थायी था ये, अनंतिम, ठीक है ना। ये आपका अस्थायी प्रोविजनल है, फाइनल उधर है आपका है, ठीक। इसी तरह से देखिए आपका है कि लिंगानुपात की बात करें तो प्रोविजनल आपका जो निकाला गया था 940। जब देखिए जनगणना आती है तो जो रिपोर्ट आता है उसमें सबसे पहली बात रिपोर्ट आएगी, ये आएगी आपके पास, कुछ दिनों के बाद तब जाकर के ये वाली फाइनल डाटा आती है ये। तो जब तक देखिए ये वाला डाटा नहीं आता है फाइनल, तब तक आपका यही क्वेश्चन आपका बना रहता है। जैसे आपकी 16वीं जो जनगणना 14वीं, हाँ 15वीं जो होने होगी, तो इसका जो रिपोर्ट आएगा पहले क्या आपका प्रोविजनल बन करके आएगा। जब प्रोविजनल आ जाएगा तो उसके यानी 8 महीने 9 महीने 1 साल के बाद क्या आता है आपका फाइनल डाटा आता है ये,
ठीक। तो अब इसी में देखिए सन 2011 में जब आया था तो 1 साल के बाद 12 में जाकर के फाइनल प्रकाशित हुआ है वो। तो वहां पर ये क्वेश्चन जो आपके ये सब आए हुए हैं सब। उधर अगर आप पीसीएस का देखेंगे, वो आरओ का पेपर देखेंगे, एआरओ का, वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोविजनल लिंगानुपात कितना था, तो उत्तर क्या होगा 943 सॉरी 40। बाद में इसी का जो फाइनल रिपोर्ट आया है वो कितना आया है 943। जब ये आ जाता है तो ये देखिए जो पूछा जाता है 1-2 साल तक ही केवल पूछा जाता है, लेकिन आगे 10 साल तक आपका पूछने वाला सवाल ये रहता है, इसलिए ज्यादातर इसी को याद करते हैं। ये किस पे ये इसका 422 500 ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका देखिए जो अब आप जहाँ से आप निकाल रहे होंगे वो तो सबका एक अपना अपना रिसर्च होता है ना, थोड़ा बहुत रहेगा सबका अपना अपना अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे नहीं दिक्कत है। तो इस तरह से दोनों डाटा को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से देखिए, हाँ ये फाइनल बाई द वे अगर टफ करना चाहे कि इसका आप प्रोविजनल बताइए, तब यानी प्रोविजनल का मतलब क्या, आपको जानना चाहता है कि जनगणना से रिलेटेड मूलभूत चीजें आपको पता है कि नहीं, यानी फाइनल आंकड़ों से पहले आपका प्रोविजनल आता है कि नहीं, आप उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं, क्योंकि 90% क्या होता है सब लोग इसी को ध्यान देते हैं, 10% लोगों को यानी ही पता रहता है कि हाँ ओरिजिनल डाटा भी होता है। ठीक है, तो अब चूंकि अब हम लोग हैं, हम लोगों का एक जनसंख्या भूगोल एक काफी व्यापक रूप में होता है, ठीक, तो इसलिए क्या होता है ये आपका डाटा ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हाँ प्रोविजनल भी आपकी कुछ ना कुछ होती है ये चीजें, ठीक। इसी प्रकार दूसरा देखिए जो डाटा आता है इसमें ग्रामीण का लिंगानुपात। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डाटा आ रहा है ना, कि यहां से देखिए तुलना करते हैं हम लोग कि जो सेक्स रेशो है ये कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, यानी शहर का रूप और ग्रामीण का रूप ले लेता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जाहिर सी बात है सभी का मानना है कि सर शहरों में क्या है चिकित्सा की सुविधा है, भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, तो वहां पर सेक्स रेशो क्या है कम है, तो इस डाटा के अनुसार क्या है सही रिपोर्ट दिखा रहा है कि नहीं, आपको तुलना कर रहा है ये, है ना, यानी आपके जो लॉजिकल है थिंकिंग को कैसा कर रहा है रेशनलाइज कर रहा है, आपको तार्किक कर रहा है। ये अभी तक जो आप किताबी भाषा लोग पढ़ते हैं क्या वास्तव में ऐसा है कि शहरों में भ्रूण हत्या यानी ज्यादा है कि नहीं है? क्या शहरों में आज भी देखा जाए कि लड़कियों को कहीं ना कहीं क्या अपराध की वजह से ऐसा हो रहा है, मर्डर केस ज्यादा हो रहे हैं, है ना, तो ये व्याभिचारिता ज्यादा हो रही है, यानी महिलाएं वहां पर ज्यादा असुरक्षित हैं, उसकी अपेक्षा क्या है शहर में सुरक्षा है, गांव में सुरक्षा उनका ज्यादा है, ये ऐसा लोगों को मानना है ये, है? तो ये क्या है कि हाइपोथेसिस हो गई, लेकिन जब वो आपके पास आंकड़ा आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं ये आपका बिल्कुल रियली यानी सैद्धांतिक हो गया आपका ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रामीण लिंगानुपात है आपका 947 आपका ये है, और 949 आपका ये फाइनल आया था ये। और इसी बीच में देखें हम लोग शहरी की बात करें, शहरी लिंगानुपात है तो ये मात्र कितना था 926, और जो फाइनल डाटा आया है 929 आया है। तो कहीं पर अगर आपको बोलने का मौका मिल जाता है 8 मार्च महिला सशक्तिकरण पर, ये सारे मुद्दों को क्या है आप उठा सकते हैं, कि कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि महिलाओं की अनदेखी आपकी शहरों में यानी ज्यादा है, ग्रामीणों में यानी ज्यादा सुरक्षित है, ये इसका मतलब यही हुआ कि वहां पर क्या है कि भ्रूण हत्या को आज भी लोग क्या है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका ये मानना है कि नहीं अगर भ्रूण हत्या करेंगे तो ये हमारे ऊपर पाप लगेगा, ऐसा उन लोगों का ज्यादा प्रवृत्ति है। लेकिन शहरों में क्या है कहते हैं नहीं कोई भी इतना सब आमतौर है, कोई वो नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है माल्थस पे आइए, सिद्धांत पे आइए, जोड़िए, माल्थस है, सिज्विक है, इन सबका जेलेंस्की महोदय हैं, उन लोगों का देखिए मानना क्या था
यानी जो पूंजीवाद, जो दो तरह की विचारधारा होती है, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक क्या होती है, साम्यवादी विचारधारा। जो पूंजीवादी विचारधारा होती है वो संतान को हमेशा बोझ लेकर के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पूंजीवादी विचारधारा होती है वो संतान को अपने विकास में हमेशा रोड़ा समझते हैं, और लेकिन जो साम्यवादी विचारधारा होती है वो क्या है, वो कहते हैं नहीं, मेरे संतान ही मेरी वास्तविक संपत्ति है। दोनों की विचारधाराओं में ये मूलभूत अंतर दिखाई देता है। माल्थस की विचारधारा और मार्क्सवाद की विचारधारा में सबसे बड़ा अंतर था ये, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है ये, कि मतलब क्या है कि एक विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा होती है वो क्या होता है कि किराए के कोख पर यानी बच्चों को जन्म देती है। व्यवहार में ये सारा चीज देखिए सब, मतलब वो प्रसव पीड़ा को सहन नहीं करना चाहते हैं, मातृत्व का सुख उनको मिल ही नहीं पाता है। वो नहीं जानते हैं कि बच्चों का बर्थ यानी कितनी कठिनाई से होता है, इसलिए क्या होता है, बच्चे उनके लिए खिलौना होता है। जो पूंजीवादियों में यही चीज यानी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वो लोग क्या करते हैं कि पूंजी को अपनी लग्जरी लाइफ का यानी स्टाइल बना लेते हैं वो लोग, यानी उनके लिए अपनी लग्जरी लाइफ के आगे संतान का सुख दुख यानी कोई मायने नहीं। बच्चों को क्या किया, सीधे यानी 5 साल का वो बोर्डिंग में डाल दिए कि जाइए आप वहाँ पढ़ाई लिखाई करिए, और अपना ये क्या करते हैं, ऐसा आवास यानी बिल्कुल जीवन यापन करते हैं। ये पूंजीवादी की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मार्क्सवादी जो विचारधारा है, साम्यवादी, वो लोग कहते हैं नहीं, बच्चे ही हमारी पूंजी हैं, बच्चे ही क्या करेंगे, ये कमा करके ले आएंगे, अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, ये यानी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मार्क्स देखिए सबसे बड़ा विरोधी करता है कि पूंजीवादियों को समाप्त कर दिया जाए, जनसंख्या से रिलेटेड सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ये मार्क्स का कोटेशन है, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है इस पे। तो हर चीज को क्या करिए, व्यवहार के रूप में ले आइए। मतलब इसका देखिए क्या हुआ कि इसे देखिए एक निष्कर्ष आता है कि शहर में जो लोग रहते हैं वहां पर कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग ज्यादा रहते हैं। यही तो निष्कर्ष में आया है। इसका मतलब यही हुआ कि शहरों में जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग ज्यादा होते हैं, यानी पैसे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो बच्चों को छोड़ देते हैं, पति पत्नी चले जाते हैं कमाने के लिए, कैसे हैं, सुरक्षित है, क्या नहीं है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। वो उनका सामाजिक जीवन स्तर किधर जा रहा है, कोई नहीं है ना। यही कारण है कि देखिए जो हमारे सभ्यता के संस्कार हैं, आचार व्यवहार, ये सारी चीजें, ये क्या हो रहा है, शहरी कौम में क्या है, कहीं ना कहीं धूमिल होता चला जा रहा है। और ऐसा देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जो अच्छा समाज है, पढ़ा लिखा है, वो लोग क्या करते हैं कि जो सिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं, अगर उनकी शादी विवाह की बात करें तो तहसील में जो रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रामीण से रिलेटेड क्या है, शादियां ज्यादा करते हैं। और इसी तरह से जो नगर निगम के जो लोग होते हैं, नगर निगम के रहने वाले, वो क्या है, सिटी से यानी शादियां करते हैं। और इसी प्रकार जो महानगर के जो लोग होते हैं वो क्या, नगर निगम से यानी शादियां ज्यादा करते हैं। अगर एनालिसिस करिए तो जैसे देखें, मेल है सिटी में रह रहा है और फीमेल है आपकी, और तो लड़कियां क्या हो, ग्रामीण को लाना ज्यादा पसंद करेंगे अपेक्षा नगर के, क्योंकि उनको ये चीजें पता चलता है कि वहां पर क्या है, सोशल करप्शन क्या होगा, यानी शहरों में और ज्यादा दिखाई देता है। यानी व्यवहार में देखिए आपको ये सब चीजें मिलता है, सब चीजें आपके व्यवहारिक है ना। तो यही चीजें देखिए जो इनकी जो पुस्तक आती है त्रिवार्था की, गैलेंट त्रिवार्था, तो उसमें यही तो बात बताई है इन्हें, है ना, कि एक जो लक्षण दिखाई देता है, एक जैविक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा क्या होगा, कल्चरल। तो ये आपका क्या है, इस तरह की जो विचारधारा हम लोग देख रहे हैं, ये कैसा है आपका, एक कल्चरल यानी लक्षण दिखाई दे रहा है। कि केवल आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वहां पर क्या है, कल्चर की बात कर रहे हैं कि यानी हमारी सभ्यता संस्कृति कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर नहीं सही है। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि जो लिंगानुपात की बात की है, तो इसका जो प्रोविजनल डाटा आपका देखिए क्या हो रहा है कि अलग अलग मिल रहा है ये, है ना, कि एक जो आपका है जिसमें सबको शामिल कर दिया जाए तो आपका ये है 940 और फाइनल आपका ये है। ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों में देखिए सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है ये 947 और 949। ये इसलिए देखिए इस पे तुलना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आपकी 15वीं जनगणना है कि वहां पे ऐसे ऐसे डाटा आपको नजर आएंगे सबके सब। ठीक, तो ये आपका ये क्या है, लिंगानुपात के आधार पे हो गया। फिर इसके बाद देखिए है कि एक पूछा जाता है 0 से 6,
0 से 6 के बीच का क्या है ये? तो यहाँ पे देखिए क्या है 914 और दूसरा आपका है 919। अब ये डाटा देखिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा क्या करता है, ये व्यवहारिक बना देता है ये, कि उपरोक्त डाटा में से सबसे न्यूनतम डाटा आपका है ये। 0 से 6 का मतलब देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों का जो सोच है ना, कि फीमेल को लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, यानी उनका रहन सहन भरण पोषण क्या है, सही से नहीं करते हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चियां जन्म होती हैं तो माता पिता उनका सही से केयर नहीं कर रहे हैं, और जब केयर नहीं करें तो परिणाम क्या हो रहा है कि 0 से 6 के बीच में यानी लड़कियों का यानी क्या है, वो मरने की प्रवृत्ति यानी उनकी मृत्यु की प्रवृत्ति, डेथ प्रवृत्ति यानी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो निष्कर्ष है आपका ये है कि अगर किसी के इलाज की बात आती है तो कहते हैं अच्छा बेटी है जाने दो, कोई बात नहीं है, जी जाएगी, ईश्वर की कृपा है, ठीक है, फालतू से पैसे खर्च ना करो। लोगों की ऐसी सोच है ना, काफी है। लेकिन वहीं पर क्या है, कारण क्या है कि सोचते हैं कि अगर बिटिया जीवित हो गई तो ये हमारे पे क्या है, लाइबिलिटी रहेगी, है ना, उसको क्या है, लाइबिलिटी लेके चलते हैं, और कहते हो लाइबिलिटी कहीं ना कहीं क्या आज से यानी 20 साल 25 साल के बाद उनको अदा करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी को बचाना चाहते हैं उन लोग, इसलिए उनका क्योर बहुत ही कम करते हैं। एजुकेशन में है, देख लीजिए, बेटा हुआ असेट्स है तो उसको इंग्लिश मीडियम बढ़िया स्कूल में डाल दिए। पहनावा का रूपरेखा देखिएगा, ऐसा आपको दिखाई देगा, जो असेट्स है, संपत्ति है, उसको बढ़िया ब्रांडेड कपड़े दिए जा रहे हैं, बच्चियां हैं उनको कम दिया जा रहा है ना। तो हर चीज में खान पान से रिलेटेड, उनके पहनावे से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड ये क्या है, असमानता नजर आती है। ये ऐसी असमानता हमको नजर आती है, ये सब चीजें। 2005 में देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आया था कि बेटियों को भी क्या था, माता की संपत्ति का यानी बनाया जाएगा, है ना। लेकिन उसमें एक जो पॉइंट जो वहां पे दिया गया था कि वो क्या, मैरिज से पहले पहले की बात थी वो, ठीक है ना, यानी मैरिज से पहले यानी शादी से पहले जो होगा तो जितना हक बेटों का होता उतना हक क्या होता, बेटियों का होगा। यानी अगर कोई परिवार है बेटियों का यानी अनदेखा कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का यानी दरवाजा खटखटा सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने पिता के प्रॉपर्टी में क्या पूरा का पूरा बंटवारा ले सकती है। शादी से पहले की बात थी ये। फिर उसके बाद देखिए क्या है, अगर बेटियां ब्याही नहीं, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, जो संपत्ति होगा तो जितनी संपत्ति होगी वो सब क्या 3 भागों में डिवाइड हो जाती थी, माता, पुत्री और बेटे, सब में इक्वली डिवाइड हो जाती थी वो, नॉमिनेशन चढ़ जाता था। अभी देखिए सन 2024 में देखिए नया रिपोर्ट फिर आया है अभी कि ये जो आपका बंटवारा रहेगा स्थायी नहीं रहेगा, जन्मजात रहेगा हमेशा, यानी शादी से पहले जो रहेगा वो शादी के बाद भी रहेगा आपका वो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक प्रॉपर्टी के नाम पे अनदेखा किया जाता था, एक बहुत बड़ा यानी आपके समय प्रेजेंट टाइम अभी 3-4 दिन की बात है, आया है न्यूज, ठीक है, अभी हाल ही में आया है कि प्रॉपर्टी की जो असमानता है ना भाई, यही तो चीज था कि बेटियां हमारे घर तो रहेंगी ही नहीं, चली जाएंगी वो, लेकिन अब क्या रहेगा कि नहीं हमारा वो क्या, हमारे संपत्ति का, ये चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। पहले देखिए क्या था, अचल संपत्ति पर था, है ना, अचल संपत्ति पर देखिए क्या होता था कि वहां पर ब्याह से पहले था, विवाह के बाद नहीं था। अब क्या है, चल और अचल दोनों पर है, यानी पिता के द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति है वो, और उनकी जो पैतृक संपत्ति है वो, उस पर भी यानी भागीदारिता दे दी गई। बहुत बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, न्यूज की है। टेंशन में आ गया, नहीं तो टेंशन की क्या बात है भाई। वैसे भी देखिए क्या है कि अगर कोई चाहे, कोई कहे कि पिता की संपत्ति पर अपनी पहचान आप अर्जित कर, कभी नहीं कर सकते हैं। सुखी जीवन तभी मिलता है जब आपके अपने द्वारा यानी कमाई गई जो पूंजी होती है उसी का सुख में एहसास होता है। कोई भी रहे, आप घर बनाया हुआ है पिता या भाई के द्वारा बनाएगा, वो ज्यादा मायने नहीं रहता, जितना अपनी मेहनत से चाहे एक ही कमरा खड़ा कर देंगे उसमें रहेंगे, बहुत सुकून से सोएंगे, आपको बहुत गर्व महसूस होगा मेरे द्वारा कमाई गई पूंजी का है वो। तो ये चीजें यानी ध्यान में रखना रहता है भाई उसकी एक एक ईंट पता रहती है ना, सबसे बड़ी बात ये है।
पिता के द्वारा बनाई रही, ये नहीं पता रहता है कि कौन सी 9 इंच की दीवार है, कौन सी 4 इंच की दीवार है। लेकिन जब अपने द्वारा अर्जित कमाई गई पूंजी का जब बनता तब पता चलता हाँ कि इसमें इस दीवार में इतने ईंट लगे हैं, इतनी टाली लगाई गई है, क्योंकि एक एक पैसा वो मेहनत से कमाया रहता है, तब उसका एहसास यानी ज़्यादा रहता है। उसमें आप उस दीवार में एक खरोच भी लग जाए तो लगता है जैसे आपके दिल पे चोट लग गई हो। ये सब फीलिंग करने वाली बात आती है, कभी ये करिएगा, देखिए है ना, आने वाले समय आप लोग ऐसा एहसास करेंगे वो। तो इस डाटा से देखिए एक सबसे बड़ा निष्कर्ष आया है कि आपके लिए क्या है, ये जो आयु संरचना से रिलेटेड, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आयु संरचना की बात करते हैं ना, तो वहां पर देखिए आयु संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखती है। ये कि लिंगानुपात अब पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात सबसे न्यूनतम होता है। सामान्य लिंगानुपात वो है कि ग्रामीण लिंगानुपात है कि शहरी या आपकी शिशु। तो क्या होगा, शिशु लिंगानुपात सबसे न्यूनतम होता है। और जिस, यही तो आपका सबसे न्यूनतम तो निकला आपका, ये सामने देखिए, आंसर सामने ही तो है, क्वेश्चन सामने पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम आपका ये है। ठीक, इसी को कथन कारण में करके पूछ लिया जाएगा कि क्या कारण है कि शिशु लिंगानुपात सबसे न्यूनतम क्यों होता है। तो कारण अपने आप पता चल जा रहा है ना, कि कहीं ना कहीं क्या है, बेटियों की अनदेखी यानी की जाती है। यानी एक को हम लोग असेट्स मानते हैं पुत्र को, तो वहीं पर क्या है कि पुत्री को अपनी जागीर का हिस्सा नहीं मानते। ऐसी यानी सोच, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है, और यही सोच को यानी हम लोगों को दूर करना यानी सबसे बड़ा उद्देश्य है ये। ठीक, तो इस तरह ये आपका है। फिर इसी में देखिए और जो डाटा आता साक्षरता से रिलेटेड आता है, सब डाटा है, सब ध्यान रखिएगा, सब याद करिएगा, एग्जाम है के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है सबके सब ये। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में देखिए जो प्रोविजनल आया था आपका 74.04, और फिर उसके बाद दूसरा आपका है 72.99। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय भारत की साक्षरता कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा आपका प्रेजेंट टाइम में भारत की साक्षरता कितनी है, तो 72.99 आप इसे करना ही है। ठीक, इसी में फिर देखिए आपका दो भागों में फिर डिवाइड हो जाएगा आपका ये, पुरुष और महिला। पुरुष और किसमें, हाँ ये तो सबके सब है ये, इसका नहीं होगा डाटा, तो इतना ज्यादा इंटरनल इसका डाटा नहीं पूछता है वो आपका यहीं से आपका पता चल जाता है। ये जो अनुपात है ये मतलब 1000 पुरुष, तो 1000 पुरुष में इतना, यानी मतलब क्या है, ये अनुपात आपका यानी ये ले लिया जाता है, ये 943। इसी अनुपात में इसको हम लोग निकाल लेते हैं वो। ठीक, मेन ये लिंगानुपात है, उसका ज्यादा है ना। ऐसा हालांकि डाटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना बड़ा डाटा जो ऐसे जो डाटा है जो याद हो जाए, ठीक है, वो ऐसे डाटा नहीं हो जो कि याद ही ना हो पाए पूरा। ज्यादा बस क्या करना आपको, 121 करोड़, इसी को बस ध्यान में रखना है बस। ठीक, हम लोग के पेपर में ऐसा मतलब नहीं ना आएगा लंबा चौड़ा लिखा होगा। बस देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा कि शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है, फाइनल डाटा आएगा ना भाई। अगर देखिए केवल ये क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, इसका मतलब क्या है आपका, ये फाइनल डाटा पूछ रहा है। लेकिन अगर इसको आपको लिख के दे देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनंतिम, ये अंतिम है, ये अनंतिम है, ये ठीक, अनंतिम लिंगानुपात कितना था, तो आप इसको ना लगा करके किसको लगाएंगे, 914 लगाएंगे। वो क्वेश्चन आपको स्पष्ट करके देगा, उसमें घुमाएगा नहीं आपको वो। ठीक, इसी तरह से देखिए साक्षरता की बात करें तो फाइनल साक्षरता कितना था आपका, 72.99 था ये। फिर इसी में देखिए जो आपका है पुरुष की बात करें, अब देखिए देखते ही पता चल जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, पुरुष की साक्षरता ज्यादा होगी, है ना, पुरुष की साक्षरता ज्यादा है, तो पुरुष की साक्षरता 82.14%, और यहाँ पे देखा जाए 80.89, 80.89। कट तो नहीं रहा है, नीचे का देखिए, ठीक है।
चलिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का देखिए क्या है, कम आएगा। महिला की बात करें तो महिला में देखिए आपका जो साक्षरता आपका है 65.46, और जो फाइनल डाटा आपका आया है 64.64। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, खूब पूछा गया है ये। एक अभी देखिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि इधर जितनी भी आपकी नौकरियां आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पुरुषों में कंपटीशन ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि महिलाओं में जब कंपटीशन कम होगा तो महिलाओं को नौकरी मिलना पुरुषों की अपेक्षा आसान है प्रेजेंट टाइम में। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए कि पुरुषों की साक्षरता काफी ज्यादा है। मतलब क्या है, एक सीट अगर निकलेगी तो उसमें क्या होगा आपका 82 लोग यानी पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन महिलाओं में कितना होगा आपका, वो 65 ही रहेगा आपका ये। तो उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में आपका ये 20 का लगभग अंतर आ जा रहा है नियर अबाउट। ठीक है, तो कोई भी जो सर्विस हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या पुलिस से रिलेटेड, तो वहां पर क्या होगा, अब वो भी देखिए है कि इनके नौकरियों को क्या है, समानता लाने के लिए अनुपातिक विभाजन कर दिया गया है। 50-50 का, कहीं कहीं पे 30% दे दिया गया, अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन की बात आ गई है। तो जब देखिए 50-50 का जब रेशो हो गया तो इसमें क्या होगा, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, तार्किक रेशनल, इसमें क्या होगा, कम रहेंगे, है ना। बराबरी गई 73 साइंस की रही है, दोनों की फीमेल की 60% इंग्लिश की रही है। वो तो आपको पता ही क्या है सब चीजें। बाकी विषय में 10-12 कम गया है, ये तो है। ये मैथ का देख लो, 92 है, लड़कों का 102 है। अरे वहाँ पे ना सर मेरे का हेल्थ में फीमेल ओवरलेप करने को बता ये नहीं होगा। लास्ट में देखिए इसमें एक और आता है, घनत्व से रिलेटेड आता है। घनत्व, तो घनत्व में देखिए दोनों का सेम सेम था, अस्थाई भी वही था और स्थाई भी वही था। वो यानी 382 देखिए आपका क्या था, अस्थाई था, और ये भी आपका 382 आपका क्या है, स्थाई दोनों था ये। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे निकला कि इसमें यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो उत्तर क्या बताएंगे, जनघनत्व का स्थाई और अस्थाई डाटा दोनों का बिल्कुल सेम था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बाकी में देखिए क्या होगा, 1-2 का कहीं ना कहीं आपको हमेशा अंतर कुछ ना कुछ नजर आया है ये, या कोई घटा है कोई बढ़ा है, लेकिन उसमें कोई आपका वो नहीं है। व्यक्ति ना है सर, गलत वाले में तो यार काउंट होगा नहीं और व्यक्ति किलोमीटर आएगा क्या चीज, गलत वाले में। हाँ, कैसे मेजर करेंगे जनसंख्या घनत्व, इससे रिलेटेड हम लोग सूत्र तो पढ़े थे। हाँ, जनसंख्या घनत्व निकालने का एक गणितीय सूत्र होता है, इसी का हम लोग कई प्रकार के सूत्र पढ़े थे निकालने का। एक गणितीय सूत्र होता है, एक कृषि घनत्व होता है, एक कार्य घनत्व होता है, पोषण घनत्व होता है, सबका अलग अलग घनत्व हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, नहीं तो वीडियो आप देखिएगा इससे पहले वाला, उसमें मिल जाएगा आपको ये। ठीक, तो यहाँ पे जो गणितीय घनत्व निकाला जाता है तो कुल जनसंख्या तो देखिए क्यों ज्यादा अंतर नहीं है इसके पीछे, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका 121 करोड़, यहाँ भी आपका 121 करोड़ यही है, और क्षेत्रफल आपको पता ही था आपको 3,87,000, तो इसलिए वहां पे कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, वही आपका बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ठीक, एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि सन 2001 की जनगणना ले लिया जाए और
सन 2011 की जनगणना ले लिया जाए, दोनों के बीच की जो जनसंख्या थी, कितने मिलियन जनसंख्या यानी वृद्धि हुई थी? दोनों की अगर जनसंख्या को ले लिया जाए कि दोनों के बीच में कुल कितने मिलियन जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट, या कितने करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो लमसम आपका 18 करोड़ था आपका, वो लमसम कितना था आपका? 18 करोड़, या मिलियन में देखेंगे तो 181 मिलियन था आपका, ये 181 मिलियन। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए जब ये आपका 15वीं डाटा आएगा तो आपका यही जस्ट दिखाएगा ये कि 15वीं डाटा के अनुसार और वर्तमान की डाटा के अनुसार 2011 के दोनों के बीच में जनसंख्या यानी कितने करोड़ की वृद्धि हो रही है। तो उत्तर क्या बताएंगे कि 18 करोड़, या इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, 181 मिलियन। अब इसी को देखिए कई रूप में पूछेगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितने मिलियन थी। तो सन 2011 की जनगणना अनुसार कितना आपका? 1210 मिलियन। हर चीज में ध्यान रखिएगा कि वो आपको अरब से पूछ सकता है, 3 तरह के डाटा पूछेगा, या तो अरब से पूछेगा, या तो करोड़ से पूछेगा, या तो मिलियन से पूछेगा, ये है ना। तो मिलियन की बात करें क्या हो जाएगा आपका? 1210 मिलियन। तो अब देखिए इसमें अगर एक डाटा आपको याद है, यहीं से देखिए आप निकाल सकते हैं कितना क्या है। कि अब बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन 2001 की जनगणना कितनी थी, जनसंख्या कितने मिलियन थी, तो आपको अगर ये डाटा पता है 181 मिलियन वृद्धि हुई है, ये वृद्धि को क्या करें, घटा दीजिए आप। क्यों? 181 मिलियन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो किसकी मिल जाएगी आपकी? 2001 की जनसंख्या मिल जाएगी। कितना आ जाएगा लगभग? ये 9 आ जाएगा, ये 0 2, ये आपका एक में से एक गया 0, 102। याद आ रहा है ना कि 102 करोड़ यानी लमसम लोग पढ़ते हैं, या इसी कह सकते हैं 1029 मिलियन आपकी वो जनसंख्या थी। तो एक चीज अगर आपको याद रहता है उससे दूसरा यानी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ये तो एक आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में कितने यानी जनसंख्या का अंतर देखने को मिला है। तो क्या बताएंगे? 181 मिलियन जनसंख्या का अंतर दिखाई देता है ये। ठीक, प्रेजेंट टाइम में इसमें कितना लमसम अनुमान कर रहे हैं हम लोग भारत की जनसंख्या का? 141, क्योंकि 2020 में देखिए विश्व की जनसंख्या का रिपोर्ट आ चुका है। ठीक, तो वहां पे क्या है कि 141 करोड़। तो 141 करोड़ मतलब क्या है कि ब्राजील की जो जनसंख्या थी, जो पहले आपका जो 5वीं थी, और 5वीं ना होकर के किस पे आ जा रही है भाई? 5वीं किसकी आ रही है? पाकिस्तान की आ जा रही है। वो डाटा आपका चेंज हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार यानी प्रेजेंट टाइम का जो अभी तक लग रहा है कि इस समय कितना आपका 141 करोड़। और यही नहीं है ना कि 2024 में अभी प्रेजेंट टाइम में इस समय कि ये जनसंख्या है चाइना को ओवरटेक कर गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी अभी अगर हाल का रिपोर्ट देखा जाए इस समय का कि 2024 के अनुसार बताइए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अगर ये 2024 स्पेशल दे देगा तब क्या बताएंगे? भारत नंबर 1 पर है। ठीक है ना, भारत नंबर 1 पे है। और जबकि क्या होगा 2030 के अनुसार विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत बन जाएगा ये। ठीक, चले यहां तक क्लियर हो गया ना कि एक चीज यानी हम लोगों ने देखा कि प्रोविजनल डाटा और फाइनल डाटा कैसे करना है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है जो नवीन आंकड़ा आपका ये है ये। ठीक, अब जो बात आई है यहां पे कि उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिएगा समय के।
तो यहां से देखिए अभी तक हम लोगों ने सीखा कि सन 2001 की जो जनसंख्या थी वो कितने मिलियन थी? 102 और क्या आगे एक था, हाँ इतने मिलियन थी। और सन 2011 की जो जनगणना आई उसके अनुसार कितने मिलियन निकली आपके? 121। और लास्ट में कितना था? जीरो। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? तो बताइए कितना जल्दी। तो आप लोग देखते रहते तुरंत बताइए। सही तो है, 1210 है, 1210 है, ये 1021, ये 1029 है क्या शायद? 29 क्या तुरंत घटाइए ना, 181 मिलियन। तो दोनों का अंतर कितना आया देखिए। 181 मिलियन का डिफरेंस आया। और यही जो 181 का जो मिलियन का जो डिफरेंस आता है यही कि आपका क्या कहलाता है? आपका वृद्धि दर कहलाता है। वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कहते हैं इसी को, ग्रोथ है रेट कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ग्रोथ रेट कितना आपका है प्रेजेंट टाइम का? आपका 17.64। ठीक, कैसे आया ये समझ लिए हम लोग, है ना, कि जिससे अंतर निकाल रहे थे यानी बेस है वो पता रहे, ठीक, और जो फाइनल आपका वो है, और दोनों का जो अंतर रहता है और वहीं से आपका निकल जाता है उसका ग्रोथ है रेट निकल आता है वो, यानी कितनी आपकी वृद्धि दर हुई है ये। सूत्र है, इकोनॉमिक्स में जाते हैं इससे रिलेटेड आपको इकोनॉमी से पूरा डाटा पढ़ना रहता है, तो वहां पे इसको कैसे निकाला जाता है वो सारा प्रोसेस बताते हैं हम लोग। कैसे निकाला जाता है वो आपका प्रोसेस होता है कि जितनी आपकी वृद्धि हो रही है उसको ले लीजिएगा 181 मल्टीप्लाई कर देगा 100 और डिवाइड कर देना 1029 जो बेस रहता है। क्यों यही होता है? सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाता है, ठीक है ना। अब ये तो ये हो गया। व्यवहार में देखिए अब आपका ये कैसे होता है। व्यवहार के जैसे मान लीजिए कि आपने सन 2013 की परीक्षा दिया और सन 2013 की परीक्षा में आपके जो अंक प्राप्त हुए थे मान लीजिए कि 74 आपने प्राप्त किया। कितने आपके क्वेश्चन सही थे? 74 क्वेश्चन सही था। सन 2021 का आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके जो सही होने का अनुपात निकला आपका 85 निकला। जाहिर सी आपकी वृद्धि तो हुई है, लेकिन कितना परसेंट आपने ग्रोथ किया है, तो इस आधार पे ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं नहीं कि कितने क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हुए। तो क्या होगा आपका 11 क्वेश्चन आपके ज्यादा है, तो कितना ग्रोथ रेट कितना आया परसेंट के हिसाब से? तो 11 गुणे में 100/70 ग्रोथ रेट आपका आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि इतना प्रतिशत मेरी वृद्धि हुई है। एक फाइनल डाटा आपका ये है ना, जो प्रतिशत आपको क्या दिखाता है? एक्चुअली दिखाता है कि कितना परसेंट आप इंक्रीज कर रहे हैं, कितना परसेंट आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप अपना खुद का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वास्तविक लाइफ है उसको आप कितना आप कर सकते हैं कि आपका ग्रोथ रेट कितना हो रहा है। ये किसी बच्चे का है, मान लीजिए कि आपका ये क्या हो रहा है कि 74 से घट करके 53 आ गया, किसी भी कारणवश हो सकता है कि पेपर के समय उसका यानी मेंटल कोई सा प्रॉब्लम आ गया हो, डिस्टर्ब रहा हो, या घर में कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई हो, या हो सकता है कि पढ़ाई सही से नहीं कर पाया हो, है ना, या बीमार हो गया हो, तो क्या होगा उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि हर चीज में आपका एक ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। इसी प्रकार है जनसंख्या में भी आपका क्या है, वृद्धि दर आपका नजर देखने को मिलता है। अब यहीं से पूछा जाता है दशकीय वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर की बात आती है।
ठीक है ना, 10 की वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर। और इसी को जब देखिए वृद्धि दर हम लोग निकालते हैं तो कई कारण होते हैं कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जैसे आपकी पढ़ाई होती है तो आपकी पढ़ाई को यानी आपको आपका जो क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति कभी घटा देता है कभी बढ़ा देता है, तो ग्रोथ रेट कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाता है वो, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। ये हो सकता है कि आपको संगत अच्छी मिल गई, संगत अच्छी मिल गई तो आपको रंगत अच्छी हो गई, तो आपका ग्रोथ रेट बढ़ गया। और जिसको संगत अच्छी नहीं मिली तो ग्रोथ रेट क्या होगा, उसका डाउन हो जाएगा आपका वो। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या करता है, कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका ग्रोथ रेट को आपको इन्फ्लेक्शन कर देता है, बढ़ा देता है, घटा देता है उसको। बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, ग्रोथ रेट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इस प्रकार देखिए यहां से देखिए क्या हो रहा है कि भारत की जनसंख्या का ग्रोथ रेट आपको जानना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन खूब आए हुए हैं कि जब प्रारंभिक जनगणना हुई थी तब ग्रोथ रेट कितना था, सन 2001 की जनगणना का ग्रोथ रेट कितना था, सन 2021 वाला डाटा पूछता है, वो पूछा जाता है उस समय ग्रोथ रेट कितना था, माइनस में चले जाना। ठीक, स्वतंत्रता के समय का पूछता है 1950 का कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा उस समय जनसंख्या का ग्रोथ रेट कब था। फिर 1971 का पूछता है जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट शो करता है, 1981 वाला पूछता है वो, और फिर इसके बाद आपका 2001-2011 का ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट में देखिए क्या क्या ध्यान में रखना है कि प्रारंभ का उसका ध्यान में रखना है वो एक डाटा, दूसरा आपका 121 का 1921 वाला डाटा वो, और तीसरा आपका 1950 वाला डाटा उसको करना है, और चौथा क्या आपका रहेगा सन 2071 की जनसंख्या से रिलेटेड वो रहेगा कि जहाँ पे जनसंख्या भूगोल को एक नई शाखा के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी डेवलप करती है वो। ठीक, और फिर उसके बाद 1981 वाला वो, और फिर सन 2001 और सन 2011। इतना ग्रोथ रेट आपको माइंड में आपको पूरा टेकअप करके रखना रहेगा। ये यहीं से उठा के पूछता है ये। तो हेडिंग डालेंगे भारत की जनसंख्या का ग्रोथ रेट। आंकड़ों से कभी घबराइएगा नहीं, इतने सारे आंकड़े कैसे, हमेशा व्यवहारिक पढ़िए कि मनुष्य के जनजीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तभी डाटा आपको क्या जानने की क्या जिज्ञासा बढ़ जाएगी। जैसे माइंड में आएगा कि अच्छा ये अब इस समय 17.64 है, सन 2000 में क्या हुआ होगा। अच्छा 21 में सर बता रहे हैं कि निगेटिव हो गई थी, अकाल आ गया था जब, है ना, तो उस समय क्या हो गया। जब भारत स्वतंत्र रहा होगा तो उसमें ग्रोथ रेट क्या होगा। फिर बात आ रही है कि सबसे ज्यादा अभी तक जो ग्रोथ रेट है कब अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, जानने की जिज्ञासा अपने आप बढ़ जा रही है आपकी। यही जिज्ञासा क्या हो रहा है कि आपको आंकड़ों से उबन नहीं होने देगा, बल्कि क्या होगा कि इसके प्रति जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक, कि हर चीज को क्या करें, अप्लाइड करने का प्रयास करिए। और जब यहां से आप लोग ये सीख सकते हैं तो हर चीज में देखिए आप इसका बता सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का ग्रोथ रेट माता को दे सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं कि मम्मी जब मैं आती थी तब इतनी रोटी खाती थी, इतने साग चावल खाती, ये सब चीजें अब इतना है तो ग्रोथ रेट बढ़ा है, मम्मी खुश होंगी। चलिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमेशा मम्मी यही पूछती हैं कि रोटी वोटी खाई हो कि नहीं है ना। तो ग्रोथ रेट, पिताजी आपके हमेशा क्या है, एक चीज की जिज्ञासा होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। पहला टेस्ट होता था कितना नंबर पाते थे, अब टेस्ट हो रहा है कितना, तो ग्रोथ रेट वो बता सकते हैं। अप्लाइड कर लीजिए इसी हर चीज। चलिए तो यहां से देखते हैं हम लोग 1901। इस समय जो भारत की जनसंख्या थी आपकी 23.84 करोड़, सब करोड़ में है। तो ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय आपकी जो जनगणना थी 23.8 से रिलेटेड।
फिर दशकीय वृद्धि दर की बात करें हम लोग, तो इस समय देखिए दशकीय वृद्धि दर का कोई रिकॉर्ड आपका नहीं है। और औसत घातकीय वृद्धि दर ये आपका आया था प्लस में 0.11। हाँ 0.11 हाँ, दशकीय घातकीय यहाँ पे लिख लीजिएगा, औसत वार्षिक करके लिखिएगा, औसत वार्षिक। 10 के यहाँ पे आपका डैश कर दिएगा इसको, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था ये। और ये कुल जनसंख्या है, ये कुल जनसंख्या, और ये आपका है वार्षिक। सन 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पे आपका है 25.21 25.21 करोड़। और जो वृद्धि दर आपका था 5.75। था आपका 10 की वृद्धि दर। और जो वार्षिक था आपका 0.56। अब वर्तमान से देखिए तुलना करने में कितना अच्छा लग रहा होगा कि काश वो दिन कितने अच्छे रहते कि जब जनसंख्या ग्रोथ रेट आपका बहुत ही कम हुआ था। नहीं है? कि आज का देखिए 3 गुना से भी ज्यादा। मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। हाँ, तभी उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे पूरा, है ना, कि उसके पीछे रीजन क्या था, कि वो दौर अच्छा था कि आज का दौर अच्छा है वो। ठीक है। सन 2021 की बात करें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपका। ठीक, इसमें आपका जो जनसंख्या थी 25.13 तो पूछा गया है क्वेश्चन ये 1921। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपका ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ये। ठीक, जो वृद्धि दर थी आपकी इस समय माइनस में चली गई थी 0.31, माइनस 0.31 अंडरलाइन कर लीजिएगा, खूब आता है ये क्वेश्चन। और इस प्रकार देखिए जो आपका है वार्षिक है माइनस 0.03। ठीक, तो इस डाटा को ध्यान में जरूर रखना है। एक प्रारंभ यानी जब 1991 की बात करते हैं उस समय का ध्यान रखिएगा कि 23.84, 1921 में कितना हो गया था 25.13 करोड़। फिर 31 की बात करें हम लोग, वहां पे जनसंख्या आपके है 27.90 करोड़। और जो वृद्धि दर हुई थी इसमें 11%। और औसत के रूप में देखा जाए वार्षिक के 1.04। कि अचानक 11% से ज्यादा यानी ग्रोथ रेट हो जाना। तो मतलब क्या है कि यहां पर अगर माइनस में हुआ तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था वो, और वही कारण को पूछता है वो इतिहास से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड। उन्नीस 31.87 और ग्रोथ रेट आपका आ जाता है 14.22। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें हम लोग तो 1.33। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1950 वाला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ है उस समय की बात की है
कि जब हम लोगों ने अपने अनुसार शासन करने की बात यानी शुरुआत की है संवैधानिक रूप में 1951। यहाँ पे आपका है 36.11 और जो आपका है ग्रोथ रेट आपका है 13.31 13.31 10 की आपका है और वार्षिक आपकी है 1.25 1.25। 1961। ये भी आपके लिए एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय देखिए क्या हो रहा है कि इसी के बाद दो यानी विशाल युद्ध हो रहे हैं 62 और 65। उसका भी कहीं ना कहीं जनसंख्या पर क्या होगा प्रभाव पड़ेगा ही सब चीज़ें। तो आपका 61 में आपका है 43.92 और फिर उसके बाद है जो ग्रोथ रेट आपका है 21.64। देख रहे हैं कितना तेजी से छलांग मारा है 21.64% और फिर उसके बाद आपका है कि 1.96। अब देखिए यहां से उस दौर को याद करिए माइंड में कि 1961 कि जब भारत और चाइना के बीच में मनमुटाव की बात चल रही है और मुद्दा क्या था कुछ भी नहीं था सब जानबूझ करके बनाया गया था सब चीजें। मुद्दा की बात करें वहां पे कोई विशेष मुद्दा था ही नहीं जबरदस्ती की बात थी वो कि बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता की कमी थी कूटनीतिज्ञता की कमी थी वो। और जाहिर सी बात है जब शुरुआती का दौर है अब आज से हम लोग तुलना तो कर नहीं सकते हैं अगर आज वर्तमान से तुलना करें उनके ऊपर दोषारोपण करें तो गलत है ना। पर उस समय की परिस्थितियां क्या थी वो ज्यादा मायने रखती हैं कि उसी समय क्या हुआ था कि दलाई लामा को भारत में शरण दे देना भारत की सबसे बड़ी यानी गलती थी। जो विदेश नीति की जो किताब आती है कृष्णा मेनन की है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छी बुक है वो कृष्णा मेनन की। तो उसमें इस बात को उन्होंने रखा है लिखा है बाकायदा में ये हमारे प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता की सबसे बड़ी है। लेकिन ये चीज है कि जब तक हम लोग गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। गलतियां किए हैं और उसका परिणाम क्या है आने वाले समय में लोग चैतन्य हो गए हैं। और फिर ये भी चीज है जब गलतियां करेंगे समस्याएं आएंगी तो समस्या का सॉल्यूशन समस्या का क्या होगा सॉल्यूशन होगा वो ठीक। और इसी का परिणाम देखिए क्या रहा 1962 में चाइना पाक का युद्ध हो रहा है कि चाइना और भारत का चाइना को एक बहाना मिल गया चाह तो रहा था अटैक करना पहले से ही लेकिन वो क्या हमारे शत्रु को शरण दे देना सबसे बड़ी गलती और इस वजह से उन्होंने 1962 में क्या किया उसमें युद्ध किया और किया क्या कि सीधे कहा कि ऐसा करिए ये जो जम्मू कश्मीर में देखा जाए जो ये खोजा अपने गांव में एक वर्ड आता है खोजा मतलब जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ये जो ऐसे निकला हुआ है इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो कितना अच्छा मैप बन जाएगा। होता है ना जैसे आप लोगों की जमीन कहीं पर अगर होती है कहीं पे तिरपट अगर जा रही है तो कहते हैं सामने वाले से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं पहले कि भैया ये जो है इसको सीधा कर दिया जाए आपका भी सीधा हो जाएगा हमारा भी सीधा हो जाएगा। कहेंगे इससे तो अगला कहेगा कि हमारा नुकसान होगा कहें नुकसान कुछ नहीं होगा बस क्या करते हैं कि इधर वाला जो हिस्सा है जो हमारे और आपके बीच का जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है ये मैकमोहन रेखा थी ना हाँ ये मैकमोहन जो रेखा है जो आपके बढ़ा करके खींची गई थी इसको क्या करेंगे हम इसी को वास्तविक रेखा मान लेंगे हम इसके नीचे वाला भाग छोड़ देंगे इसके बदले हम ये आपको कर देंगे। अब भारत बड़ा दुख है ये तो पहले से हमारा था जबरदस्ती तो इसको नहीं लेकर पड़े हुए हैं वो ऊपर से यानी ये कह रहे हैं
तो इसी पर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो इसी पर उन्होंने अटैक किया था। अटैक करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये भारत इसको ना देना, इसको चाइना को। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जब 1962 का युद्ध हुआ क्या रिजल्ट? वही हुआ जो चाइना चाह रहा था। इसको भी यानी देखा जाए ये भी विवादित बना दिया, और ये वाला पार्ट है इसको जीत करके यहाँ पे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहीं पे आपका है 7 फिंगर पहाड़ी। 7 फिंगर पहाड़ी जो हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। ठीक, तो ये यानी दौर आपका आया ये। फिर इतना ही नहीं, एक घटना घटी, अचानक क्या हुआ कि 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दूसरी सबसे बड़ी घटना, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, वही चीज हो रहा है। और जब इनकी मृत्यु हो रही है तो मोरारजी देसाई का अलग रुतबा, ओनली फॉर मैं, है ना, ओनली फॉर मी, मुझे दीजिए शासन, मुझे दीजिए, मैं सबसे सीनियर हूं। लेकिन नाम किसका आ जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। और जब वहां पे आ रहा है तो फिर देखिए क्या, दिसंबर 65 में युद्ध भारत पाक, एक यानी वो शांत हुआ तो दूसरे को उकसा दिया सीधे POK को लेकर के। तो अब वहां पर भी युद्ध हुआ, अब इसको लेकर के यानी LAC, यहाँ पर क्या था आपका LOC, कि उसकी सेना यहाँ पर अटैक करना शुरू की। भारत का क्या वीरता से लड़ता हुआ LOC को पार करके यहाँ तक चला गया। ये सब चीजें फिर ताशकंद में समझौता हुआ, क्योंकि रसिया हम सबका सबसे बड़ा हितैषी, वो नहीं चाहता था कि इतने दिनों तक संलग्न रहे। और परिणाम क्या हुआ कि ये रसिया बोला कि ऐसा करते हैं कि ताशकंद उस समय इनका हिस्सा हुआ करता था, तो वहीं पर रसिया दोनों को बुलाया गया। और ये हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री वो मानना नहीं चाह रहे थे कि नहीं वो पुराना ही माना जाए, और भारत चाह रहा था कि नहीं, जब ये वाला विजित हमने प्रदेश कर लिया ये हमारा होना चाहिए। अब चूंकि हमें यहाँ पे समझौता करना था, भारत चाहता था, रसिया चाहता था कि भारत को युद्ध से यानी हटाना चाहता था, क्योंकि अगर हटेगा नहीं तो ग्रोथ रेट इसका यानी डाउन हो जाएगा ये। तो परिणाम क्या हुआ कि उसने भारत को ही समझाया दबाया कि ऐसा करते हैं कि जो पुराना आपका जो LOC उसी को नियंत्रण रेखा को वाजपेयी रेखा मान लिया, अपनी फौजों को वापिस से बुला लिया जाए। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि वापिस चले जाना ये। फिर जनवरी 1966 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाना, और आज भी रहस्यमय बना हुआ है कि कैसे वो हुआ, क्योंकि फाइल को ही यानी ओपन नहीं किया गया, उनके पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। तो ये सब क्या था, ये सब ना करवाना, ये सब है कहीं ना कहीं आज भी संदिग्धता की यानी एक बना हुआ कारण, कि यानी एक व्यक्ति का इस तरह से मृत्यु हो जाना, उसके पोस्टमार्टम ना कराना, कहीं ना कहीं गलत है ये। फिर उसके बाद फिर मोरारजी देसाई फिर खुश हुए कि चलिए अच्छा गया, अब की तो बार मेरा है ही। अब फिर आगे इंदिरा गांधी आ गई, और इसी समय इन्होंने एक नारा दिया था पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। क्योंकि देखिए जनसंख्या कितनी हो रही है, 21.64% बढ़ जाना। देख रहे हैं इस दौर को देखिए, अब याद करिए कि जहां अभी तक हम लोग 11, 14, 13 तक की बात कर रहे थे, वहां तक क्या रहा सीधे 21.64, यानी इतनी ओवर पॉपुलेशन। फिर युद्ध का एक अलग रणनीति, तो ये युद्ध का एक होना, ये सब चीजें, और इस प्रकार क्या हुआ है कि इतनी भरी जनसंख्या को भरण पोषण कैसे किया जाए, कि भारत में उत्पादन तो हुआ नहीं युद्ध के चलते, दो युद्ध। तो वहीं पर क्या, हरित क्रांति। तो ये सारा देखिए क्या होगा, परिणाम बनता है किसका, हरित क्रांति का कारण बन रहा है कि हम लोगों ने हरित क्रांति को यहाँ पर हमें प्रयास किया। फिर इसके बाद 1971, ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का सबसे डोमिनेंट पीरियड है ये 1971 का। ये कहा जाता था कि उस समय का संविधान वही होता था जो इंदिरा गांधी कह देती थी, यानी इतना ज्यादा होता था, तानाशाही रवैया। और यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि इस दौर का, इस दशक की बात करें कि उन्होंने संविधान से कुछ ऐसे फैसले लिए क्योंकि संविधान गैर संवैधानिक था वो पूरा का पूरा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ जो रायबरेली वाला जो चुनाव हुआ अवैध घोषित किया,
अब वो तो जज था इलाहाबाद का सीनियर, और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए था, उसको हटा करके दूसरे को कर देना, ये सब था बहुत बड़ा गैर संवैधानिक, ये सब इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा था ये सब चीजें। अब यहाँ पे देखा जाए कि जनसंख्या अपने सर्वोत्तम के कगार पे जा रही है, यानी 43 से कितनी जा रही है कि लगभग आपका 54.82 करोड़। और 10 के जो वृद्धि दर थी वो आपका है अब तक के सर्वोत्तम में से एक था आपका 24.80। डेटा याद कर लीजिएगा, इसको खूब पूछा गया है ये वाला डेटा कि अब तक का सबसे अधिकतम 10 के वृद्धि कब है, तो यही आपका डाटा याद रखिएगा 24.80 1971 का ये। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो वार्षिक वृद्धि दर आपका था इस समय 2.2। अब जब देखिए इतना ग्रोथ रेट हो जाना, और यहीं से क्या हो रहा है कि जनसंख्या की नई नीति का फॉलो करना, कि अब इंदिरा गांधी के द्वारा जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो जो मुद्दे सब अपनाए गए, नसबंदी कार्यक्रम हो गया, ये परिवार नियोजन से रिलेटेड, ठीक, तो ये काफी ज्यादा हलचल मच चाहिए। फिर 1981 ये डाटा ये इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि एक आपका है 10 के वृद्धि को शो करता है, तो दूसरा आपका है सबसे अधिक है वार्षिक वृद्धि को शो करेगा ये, ठीक है ना। 1981 यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन हो जा रही है 68.33 करोड़, और इसका जो ग्रोथ रेट है आपका है 24.66। ये आपका बढ़ करके कितना आएगा 2.22। ये डाटा हमेशा याद रखिएगा, भूलना नहीं कि अब तक की जनगणना का देखा जाए सबसे ज्यादा जो वार्षिक वृद्धि दर वो कब की है 1981 की है। फिर आते हैं हम लोग 1991 का, यहाँ पे कुल पॉपुलेशन है 84.64, वार्षिक वृद्धि दर है 23.87, और फिर 10 की हो गया वार्षिक में 2.16%। अगला है सन 2001 का जनसंख्या, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बेस यहीं से हम लोग तुलना करते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे है टोटल पॉपुलेशन आपका 102.87, और कुल वृद्धि आपकी है 21.54, और जो 10 की वृद्धि दर आपकी हो रही है 1.96। और यहां से भी पूछने का चांस इसका ये ज्यादा है 2011 का। टोटल पॉपुलेशन आपका है 121.05 करोड़, और फिर इसके बाद है 17.64, और फिर आपका है 1.64। अब देखिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है डाटा, ठीक है। एक बार एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि सन 2001 की जनसंख्या कुल कितनी थी, इसको ध्यान में रखना आपको। एक बार इसी डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, सन 2001 की जनसंख्या कितनी थी, तो उत्तर क्या बताएंगे 23.84 करोड़। दूसरा है कि 1921 में एक ऐसा दौर है जो कि
ऋणात्मक में चली गई है ये, या ये कह सकते हैं सबसे न्यूनतम वृद्धि दर कब की थी। सबसे न्यूनतम की बात करें तो क्या होगा आपका, यही तो निकला। क्यों, जो माइनस में न्यूनतम हो गया कि अब तक की सबसे न्यूनतम वृद्धि दर आपकी ये नजर आई थी आपके। और अधिकतम की बात करें तो क्या आपका जा रहा है, ये 1981 जा रहा है ये। फिर उसके बाद 71 वाला है, ये दौर याद रखिएगा कि अब तक का विश्व का सबसे अधिकतम जो डाटा है कि 10 के वृद्धि कब की है, तो क्या है आपका 1971। कितना है, 24.84, 24.80 आपका सबसे अधिकतम है। और 81 का है, ये वार्षिक याद रखिएगा ये, हाँ ये वार्षिक वाला है, ये सबसे अधिकतम। सन 2001 की बात करें तो इस जनसंख्या को ध्यान में रखना है एक तो, और सन 2011 की जनसंख्या आपका ये है, और दोनों के बीच में जो अंतर आपका आया है उस अंतर का डाटा याद रखिएगा। कितना अंतर आया था, 181 मिलियन। कितना था, 181 मिलियन आपका ये। फिर ये क्वेश्चन खूब पूछा गया आपका, और इसी से तुलना देखिए कितना हम लोगों ने घटाया, काफी ज्यादा यानी घटे थी। अब इसी से रिलेटेड आप देखेंगे कि वर्तमान में अब क्या कंडीशन होगी, प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन होगी, यानी जनसंख्या ग्रोथ रेट घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तभी ग्रोथ रेट है, लेकिन इसकी तुलना में देखा जाए कि 17.64 से डाटा कम आएगा कि ज्यादा जाएगा, कुछ ना कुछ आपका परसेप्शन होगा। कैसे कम हो सकता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। काफी लोगों ने देखा हम दो हमारे दो की नीति, और बहुत लोगों ने क्या है जो ज्यादा मेगा सिटी में रहने वाले हैं, हम दो हमारे एक की नीति आ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जहां पे अब तक का देखा जाए कि जिसके 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे थे उसके या 2, 3, 4 तक यानी सीमित हो गया है ये, है वहां पर भी अब ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। तो अब एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आपका जो धार्मिक जनगणना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज है कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है, ठीक है ना, मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट बहुत है तेजी। अब चूंकि मुस्लिम को हम लोग अलग तो कर नहीं पाएंगे, अब इसमें तो आपका सभी धर्म के लोग हैं। अगर मुस्लिम की आबादी को हटा दिया जाए तो हिंदू की आबादी में काफी यानी ग्रोथ रेट यानी डाउन हुआ है, ये तो निष्कर्ष आएगा आपका ये। तो इस तरह से देखिए जो धार्मिक जनगणना है ये काफी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो पाई है। ठीक, तो अब इसी को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। एक होगा कि लगभग यानी बराबर के स्तर पे रहना, कि ज्यादा कोई नहीं हो रहा है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक देखें ज्यादा कोई वृद्धि दर नहीं हो रहा। एक है आपका हल्का फुल्का हो रहा है, एक है आपका जो कि सर्वोत्तम की तरफ हो रहा है, एक आपका घटोत्तम की तरफ हो रहा है। ना मतलब क्या है, इसी डाटा को यानी तुलना कर लेते हैं हम लोग नोटेस्टीन के मॉडल से कर लेंगे हम लोग। थॉमसन और नोटेस्टीन का जो जनसंख्या संक्रमण का मॉडल है इसी से यानी हम लोग तुलना कर लेंगे, इसको 4 भागों फेज में डिवाइड कर लेंगे। और इसी के बेस पे पूछा जाता है कि प्रारंभ में देखा जाए, यानी यहाँ से देखा शुरुआती दौर देखे हम लोग, तो यहाँ पर देखे क्या है कि जनसंख्या जो वृद्धि थी यानी नोटेस्टीन की प्रथम अवस्था के अनुसार चल रही थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद यानी 21 के बाद और स्वतंत्रता से पहले वहाँ की बात करें तो आपका क्या है द्वितीय के स्तर पे जा रही थी। और फिर आपका जब स्वतंत्रता के बाद की बात करें 81 तक की, है ना, तो वहाँ पर क्या है तृतीय अवस्था, और इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या आपका चतुर्थ अवस्था की तरफ है जा रही है। तो उस मॉडल से आपका ये तुलना करें, इसी का एक हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज यहीं तक है, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट में बहुत कम लोग आए हैं, कैसे क्या है? नहीं उसको तो मैसेज